हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट क्लासेस से कंसेप्ट स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। लास्ट क्लासेस तक हमने टोटल 7 है जो अकाउंटिंग टर्म कवर कर लिए हैं बिल्कुल डिटेल में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करती हैं 8th टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग के अंदर जो यूज़ की जाती है, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट ये ऐसी रिसिप्ट होते जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, यानी कि ये कभी कभार रिसीव होती है अमाउंट हमें, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। वहीं रिवेन्यू रिसिप्ट जो होती है ये रिकरिंग नेचर की होती है, मतलब कि रेगुलर बेस पे जो रिसीव होती रहती है। जो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होती है ये बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाती है क्योंकि बैलेंस शीट कैपिटल नेचर का होता है, जबकि रिवेन्यू रिसिप्ट को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जितनी रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन होती है वो दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो कैपिटल नेचर की हैं और जो रिवेन्यू नेचर की है जिसे हम क्लासिफाई कर सकें कि हाँ ये कैपिटल रिसिप्ट है और ये रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो जैसे कि एग्जाम्पल कैपिटल रिसिप्ट क्या जाते हैं, अमाउंट रिसीव होना सेल ऑफ फिक्स्ड असेट और इन्वेस्टमेंट से, कि जब फिक्स्ड असेट्स सेल कर दी जाती है तो उससे क्या होता है, अमाउंट रिसीव होती है वो कैपिटल नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि हम हर रोज़ असेट को सेल नहीं कर रहे। मतलब क्या है कि मेरा बिजनेस नहीं है असेट को सेल करने का। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मैं कपड़ा बेचने का काम करती हूँ, तो जो मेरा कपड़ा बेचने का काम है मेन बिजनेस मेरे लिए वो है। अगर मैंने वो कपड़ा रखने के लिए फर्नीचर का इस्तेमाल किया हुआ है तो अगर मैं वो फर्नीचर बेच देती हूँ तो वो फर्नीचर को बेच के जो मुझे पैसा रिसीव है वो कौन सा कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। तो जो कैपिटल रिसिप्ट होती है इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, या तो इससे लायबिलिटी बढ़ जाती है या फिर इससे वैल्यू ऑफ असेट क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो जब यहाँ पे मैंने फिक्स्ड असेट को सेल किया तो इससे क्या हुआ, असेट मेरी रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय प्रोप्राइटर। जो कैपिटल लगाई जाती है प्रोप्राइटर द्वारा, पार्टनर्स द्वारा, या फिर कंपनी के केस में क्या होते हैं, शेयर इशू करके या डिबेंचर इशू करके जो पैसा रिसीव होता है वो भी क्या होता है, कैपिटल नेचर का होता है। क्योंकि कंपनी हर रोज़ थोड़ी ना शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है। लंबे टाइम के बाद जो शेयर्स या फिर डिबेंचर इशू किए जाते हैं ये नॉन रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट होती है, जिस कारण से इसे कैपिटल रिसिप्ट बोला गया है। तो जो शेयर इशू किए जाते हैं, जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, ये लायबिलिटी साइड दिखाए जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे बोले ना कि कैपिटल रिसिप्ट ऐसी होती है जिससे लायबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका अफेक्ट किस साइड पड़ता है, लायबिलिटी साइड पड़ता है। ऐसे ही जो लोन लिया गया है, लोन से जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो भी लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है क्योंकि इससे लायबिलिटी बढ़ जाती है। ये कैपिटल रिसिप्ट होती है क्योंकि कंपनी हर रोज थोड़ी ना लोन लेती रहेगी, तो वो कभी कभार लोन लेती है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आती है। वहीं जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है उसमें कौन सी आइटम को शामिल किया जाता है, गुड्स को सेल करके जो अमाउंट रिसीव हुआ है। गुड्स, अब मेरा काम है कपड़े का, मैं बिजनेस कर रही हूँ कपड़े का, कपड़ा बेच रही हूँ, हर रोज़ मेरा कपड़ा सेल हो रहा है और वहाँ से मुझे पैसा रिसीव हो रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, गुड्स को सेल कर रही हूँ और पैसा प्राप्त कर रही हूँ। तो ये क्या है, मेरा रिकरिंग नेचर क्या है, रिवेन्यू नेचर क्या है। ऐसी जो कमीशन, जो फीस रिसीव हुई है सर्विस दे करके, अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरा प्रोफेशन है, तो मैं प्रोफेशन को जब रेंडर करती हूँ, सर्विस को जब मैं रेंडर करती हूँ तो उसके लिए मैं क्या चार्ज करती हूँ, या तो मैं कमीशन चार्ज करूँगी या मैं फीस चार्ज करूँगी। जैसे अब मेरा टीचर है, मैं टीचिंग किस में आता है, प्रोफेशन में आता है, मैं टीचिंग कर रही हूँ और उसके बदले मैं क्या कर रही हूँ, फीस चार्ज कर रही हूँ। तो ये क्या है, मेरे लिए सर्विस रेंडर करके जो मुझे फीस रिसीव हुई है ये रिवेन्यू रिसिप्ट है।
ऐसे ही जो इंटरेस्ट होता है, जो डिविडेंड होते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो भी रिवेन्यू नेचर का होता है, क्योंकि जब हम बाहर किसी सिक्योरिटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव होता है। ये रिकरिंग नेचर का होता है, हर महीने भी मिल सकता है, हर 6 महीने बाद ही मिल सकता है। तो जो ये इंटरेस्ट, जो डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये रिकरिंग नेचर का, इसका से रिवेन्यू रिसिप्ट है और इन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो रिवेन्यू नेचर का है। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है कि मैं असेट को अक्वायर करने के लिए या गुड्स को अक्वायर करने के लिए, सर्विस को अक्वायर करने के लिए जो भी मैंने डिसबर्स कर दी कैश या फिर ट्रांसफ़र कर दी प्रॉपर्टी, तो उससे क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जो एक्सपेंडिचर होती है कि मैंने पेमेंट कर दी ताकि मैं क्या कर सकूं, बेनिफिट ले सकूं, तो उसे एक्सपेंडिचर बोला जाता है। एक्सपेंडिचर को आगे फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिससे जो अर्निंग कैपेसिटी होती है बिजनेस की वो बढ़ जाती है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उससे बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर शामिल किया जाता है फिक्स्ड एसेट को खरीदना। जैसे एग्जांपल के लिए जब मशीनरी परचेज की गई है, प्लांट परचेज किया गया, फर्नीचर परचेज किया गया है, तो इसको क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। जो भी अमाउंट डिसबर्स की गई है इनको परचेज करने के लिए, क्योंकि जब मशीनरी परचेज की जाती है तो बिजनेस के अंदर उस मशीनरी का यूज़ करके फर्दर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है और आगे उसको सेल किया जाता है और फिर उससे इनकम जनरेट की जाती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे जो वैल्यू है फिक्स्ड एसेट की वो इंक्रीज हो जाती है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार कर दिए जाते हैं और इसका जो बेनिफिट होता है वो लंबे टाइम पीरियड तक लिया जाता है। इस कारण से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इनको एसेट साइड पे दिखाया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। नेक्स्ट आते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती तो नहीं है लेकिन मेंटेन की जा सकती है। अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं उन्हें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जो इसका बेनिफिट होता है वो 1 साल के अंदर अंदर लिया जाता है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में क्या था कि जो बेनिफिट था कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो लंबे टाइम पीरियड तक लिया था, वहीं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर प्राप्त कर लिया जाता है। जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाता है। जो ये एक्सपेंडिचर होते हैं इससे अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई बिजनेस की, सिर्फ अर्निंग कैपेसिटी जो उसकी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की वो मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि डिफरेंस क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। फर्स्ट डिफरेंस आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किए जाते हैं वो फिक्स्ड एसेट को अक्वायर करने या फिर इरेक्शन करने के ऊपर किए जाते हैं, बल्कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिजनेस की दिन प्रतिदिन की जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाते हैं इसका पर्पस अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की उसको बढ़ाना होता है, बल्कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में जो अर्निंग कैपेसिटी होती है बिजनेस की उसको मेंटेन करना होता है ताकि जो असेट्स हैं वो एफिशिएंट तरीके से वर्किंग करती रहे। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इनका बेनिफिट लंबे टाइम पीरियड तक लिया जाता है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल तक लिया जा सकता है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका नेचर तो रिवेन्यू होता है, लेकिन इनका जो बेनिफिट होता है वो लंबे टाइम पीरियड तक लिया जाता है। ऐसे एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इनका जो बेनिफिट होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो 3 से 7 साल तक लिया जाता है। तो जब इनका बेनिफिट 3 से 7 साल तक लिया जाता है तो इसे हम करंट ईयर से चार्ज नहीं कर सकते। हम धीरे धीरे करके जितने टाइम पीरियड तक इसका बेनिफिट रहेगा उतने टाइम पीरियड तक इसको हम स्प्रेड आउट कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे उतने सालों में, और फिर धीरे धीरे करके इसको प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते जाएंगे। एग्जाम्पल आता है इसमें एडवर्टीजमेंट का, कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर टोटल 10 लाख रुपए जो खर्च कर दिए गए, जो नया प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में, जिस कारण से एडवर्टीजमेंट करनी पड़ी और उसके ऊपर 10 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने एस्टिमेट किया कि इसका बेनिफिट है वो 4 साल तक मिल जाएगा। 4 साल तक के जो इसका बेनिफिट है जो लिया जा सकता है। अब क्या मैं 10 लाख को एक ही बार में प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लूँ? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट मैंने 4 साल तक लेना है, तो इस टोटल 10 लाख को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। तो 4 हिस्सों में जब डिवाइड करेंगे तो 2.5 लाख बनेगा। 2.5 लाख बनेगा, 4 हिस्से इसके 2.5 लाख के बन गए। तो मैं फर्स्ट ईयर क्या करूँगी? जब फर्स्ट ईयर आएगा तो मैंने जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें डेबिट साइड पे दिखा देंगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से फर्स्ट ईयर कितना चार्ज कर लिया गया? 2.5 लाख। जो बाकी बैलेंस रह गया 10 लाख में से 2.5 लाख माइनस करके बाकी पीछे कितने रह गए? 7.5 लाख। तो ये हमने बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखा देने हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के 7.5 लाख रुपए। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के चार्ज कर लेंगे 2.5 लाख रुपए, और जो बाकी बैलेंस रह गए वो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखा देंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के 7.5 लाख में से 2.5 लाख चार्ज किए जा चुके हैं, बाकी रह गए पीछे 5 लाख, तो 5 लाख दिखा दिए जाएंगे। फिर थर्ड ईयर में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के 2.5 लाख रुपए चार्ज कर लिए जाएंगे, और जो बाकी 5 में से 2.5 जा चुके हैं तो 2.5 लाख बच गए, तो बैलेंस शीट की असेट साइड पे हम इसको दिखा देंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के 2.5 लाख रुपए। और लास्ट फोर्थ ईयर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के 2.5 लाख दिखा देने हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 4 साल के अंदर 1, 2, 3 और 4 साल के अंदर जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा था वो हमने राइट ऑफ कर दिया। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आती है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या होता है? ये ऐसी कॉस्ट होती है जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के ऊपर और उसको सेलिंग करने के ऊपर आती है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस और सेल करने के ऊपर जो कॉस्ट आती है उसे एक्सपेंस कहा जाता है। एक्सपेंस की डेफिनेशन दी है फिने एंड मिलर ने कि एक्सपेंस एक ऐसी कॉस्ट होती है जो थिंग्स और सर्विसेज को यूज़ करने के लिए आती है ताकि उससे रिवेन्यू जनरेट किया जा सके। तो इसमें एक्सपेंसेस के अंदर शामिल करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, कि जो गुड सोल्ड करने की कॉस्ट आई है, अमाउंट जो पे की गई रेंट की, कमीशन, सैलरी और एडवर्टीजमेंट की, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट, की जो वैल्यू है असेट की वो कम होगी क्योंकि असेट को यूज़ किया गया है, जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन को भी क्या माना गया है? एक्सपेंस माना गया है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आती है इनकम। इनकम और रिवेन्यू दोनों डिफरेंट होती हैं, क्योंकि जो गुड्स को सेल करने के लिए अमाउंट रिसीव होता है वो रिवेन्यू होती है, जो गुड्स को सेल करने के ऊपर कॉस्ट आती है उसे हम एक्सपेंस बोलते हैं। यानी जो गुड्स को सेल करके अमाउंट रिसीव होती है उसे रिवेन्यू बोला जाता है, जो कॉस्ट आती है गुड्स को सोल्ड करने की उसे एक्सपेंस बोलते हैं।
तो जब रिवेन्यू ज़्यादा होता है एक्सपेंसेस से तो उसे इनकम बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए गुड्स की कॉस्टिंग 4 लाख रुपए थी और उसको सेल कर दिया 5 लाख रुपए में, तो कॉस्टिंग क्या है? एक्सपेंस है। सेल करके जो जनरेट है वो क्या है? रिवेन्यू। तो हम इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करके। तो मेरे पास रिवेन्यू 5 लाख है, इसमें से 4 लाख माइनस करके एक्सपेंसेस को 1 लाख रुपए की इनकम आ गई। यानी कि जो रिवेन्यू तो क्या होता है कि जितना ओवरऑल रिसीव हुआ है गुड्स को सेल करके, जैसे यहाँ पे 5 लाख, तो ये रिवेन्यू है। तो इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इस 5 लाख को कमाने के लिए कितना खर्च किया गया है, यानी कि 4 लाख ये एक्सपेंसेस है। तो मैं टोटल रिवेन्यू में से खर्चे माइनस कर दूँ तो मेरे पास इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आती है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होते हैं? जब टोटल रिवेन्यू ज़्यादा हो जाती है टोटल एक्सपेंस से तो प्रॉफिट आता है हमारे पास। जो प्रॉफिट होते हैं बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया जाता है, यानी जो बिजनेस का मेन ऑपरेशन है उससे जो कमाया गया पैसा वो प्रॉफिट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि मैंने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया है और कपड़े को बेच के जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा कि मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उसको कमाया है, तो ये प्रॉफिट आता है। वहीं गेन क्या होता है कि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया जाता है पैसा उसे गेन कहते हैं। ये ऐसा बेनिफिट, ऐसा प्रॉफिट, ऐसा एडवांटेज होता है जो एकदम से अचानक से किसी एक्टिविटी से हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए सेल ऑफ फिक्स्ड सेट को सेल कर दिया। अब मेरा मेन काम था कपड़ा बेचना, तो कपड़े को बेच के जो मुझे फ़ायदा हुआ वो गया प्रॉफिट में। अब मैंने उस कपड़े को रखने के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल किया था, फर्नीचर का इस्तेमाल किया था, अगर मैं उस फर्नीचर को बेच के कमा रही हूँ तो वो मेरा गेन कहलाएगा, क्योंकि मेरा काम कपड़ा बेचना है। जो उस कपड़े को रखने के लिए जो फर्नीचर इस्तेमाल किया जाता है उस फर्नीचर को बेचना मेरा बिजनेस ऑपरेशन का काम नहीं है, जिस कारण से जो ये फिक्स्ड असेट को सेल करके मुझे रिसीव हुई अमाउंट वो गेन कहलाएगी। ऐसे ही कि जो कोर्ट केस है वो जीत गए हैं, असेट की वैल्यू बढ़ गई है, तो ये सारे क्या आएंगे? गेन कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए कि बिल्डिंग की कॉस्ट थी 5 लाख, उसको सेल कर दिया 6 लाख में। 5 लाख को 6 लाख में सेल कर दे तो 1 लाख का क्या होगा? गेन हो गया बिल्डिंग को सेल करने के लिए। तो प्रॉफिट और गेन दोनों ही डिफरेंट टर्म होती हैं। बिजनेस ऑपरेशन से कमाया गया प्रॉफिट कहलाते हैं, नॉन बिजनेस यानी कि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया गया पैसा गेन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं लॉस। लॉस को हम 2 टर्म में लेके चलते हैं। फर्स्ट केस तो आता है कि टोटल एक्सपेंस है जो ज़्यादा हो गए टोटल रिवेन्यू से, यानी कि खर्च ज़्यादा कर बैठे और कमाई होगी कम। जैसे 2,40,000 तो खर्चा आ गया, 2 लाख कमाया गया है, तो 40,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। सेकंड टाइप आता है कि ऐसी एक्टिविटी कर दी बिजनेस ने जिससे उसे कोई भी बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ। एग्जाम्पल के लिए लॉस हो गया आग लगने के कारण, या फिर चोरी होने के कारण, या फिर एक्सीडेंट होने के कारण। तो जो ये नुकसान हो गया कि जो गुड्स थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उससे किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट है जो बिजनेस को नहीं मिल पाया, तो ये भी क्या है? लॉस ही तो है। जो लॉस होते हैं वो एक्सपेंस से डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉस से क्या होता है कि कोई भी इनकम जनरेट नहीं हुई, जबकि एक्सपेंस क्या होता है कि इससे रिवेन्यू जनरेट हो जाता है। यानी जब एक्सपेंस किया जाता है तब तो रिवेन्यू जनरेट हो गया, लेकिन लॉस से किसी भी तरीके का रिवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए असेट का चोरी हो जाना, ये क्या है? लॉस है। लेकिन इसी असेट का जो डेप्रिसिएशन वो क्या है? एक्सपेंस है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आती है परचेजेज। परचेज टर्म सिर्फ तभी यूज़ करेंगे जब परचेज ऑफ गुड्स की बात आती है, यानी कि ऐसी गुड्स जिसके अंदर बिजनेस डील कर रहा है। क्या मतलब है इसको समझते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड्स तक प्रोसेस है जो किया जाता है।
तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जो रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, इसके लिए गुड्स कहलाएगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल को आगे फर्दर प्रोसेस करके जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करेगी, फिनिश गुड्स तैयार करेगी और फिर उस फिनिश गुड्स को आगे मार्केट के अंदर सेल कर देगी, कंज्यूमर तक उसे पहुंचा देगी। वहीं ट्रेडिंग कंसर्न के लिए गुड्स क्या होती है, जो उसने परचेज किया आगे रीसेल करने के लिए, यानी कि खुद के लिए नहीं यूज की, उसने क्या किया, गुड्स को परचेज किया और आगे उसको रीसेल कर दिया। दोनों ही केस में मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट को कमाना होता है। मेन मोटिव क्या, प्रॉफिट को कमाना है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसे। एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लॉथ डीलर है, उसने क्लॉथ को परचेज किया आगे उसको सेल करने के लिए, कि क्लॉथ डीलर मेन काम क्या, उसका कपड़ा बेचना, कपड़ा खरीदा और उसे आगे बेच दिया। तो यहाँ पे क्लॉथ क्या, इसके लिए गुड्स है। अगर यही क्लॉथ डीलर क्या करते हैं, फर्नीचर को परचेज करके लाता है ताकि कस्टमर को बैठने में मतलब कि कन्वींस हो, कस्टमर के बैठने के लिए जो वो फर्नीचर लेके आया है, तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स नहीं है, क्या कहलाएगा, फर्नीचर असेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स जिसके अंदर बिजनेस डील कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे बिजनेस डील की जा रही है किसके अंदर, कपड़े के अंदर, जिस कारण से कपड़ा क्या कहलाया, गुड्स कहलाया। बल्कि यहाँ पे फर्नीचर किस लिए खरीदा गया है, कस्टमर के बैठने के लिए, इस कारण से ये फर्नीचर क्या कहलाएगा, असेट कहलाएगा। तो यहाँ पे जो परचेज होती है, परचेज में दोनों ही परचेज शामिल की जाती है, कैश परचेज भी और क्रेडिट परचेज भी। यानी कि जो परचेज की गई, चाहे वो कैश में की गई चाहे वो उधार में की गई हो, दोनों ही शामिल की जाएंगी। परचेज रिटर्न क्या होती है, परचेज रिटर्न जो गुड्स परचेज की गई है अगर वो रिटर्न कर दी जाती है वापस सप्लायर को, उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। इसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं कि बिजनेस ने परचेज किया गुड्स, किससे परचेज किया, मान लेते हैं सी कौन है यहाँ पे, सप्लायर है। सप्लायर से गुड्स को परचेज करके लेके आया बिजनेस। तो जब ये गुड्स को बिजनेस ने रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या कोई भी रीज़न रहा, तो ये क्या कहलाएगी, परचेज रिटर्न कहलाएगी। यानी कि जब परचेज की गई गुड्स को वापस रिटर्न कर दिया जाता है सप्लायर को, तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने अब तक टोटल 15 जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कवर कर ली हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट कंसेप्ट भी क्लियर नहीं किया तो आप लास्ट क्लासेस देख के कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसकी जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।